बच्चों, आपका आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं शुक्राणु जनन के बारे में, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि कल हम लोग चर्चा किए थे मानव जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मानव जनन तंत्र क्या होता है और उसके सभी पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग क्या होता है और द्वितीयक जनन अंग क्या होता है, हमने बताया था कल। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग में क्या आता है, वृषण आता है। ठीक है, यानी कि टेस्टिस आता है। यह सब आप लोग कल जान गए थे। ठीक है, टेस्टिस में यानी वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण जो है टेस्टिस के अंदर होता है। और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होता है, यानी कि एक जोड़ी। और ये बंद होता है किसके अंदर, वृषण कोश के अंदर। ये होता है वृषण कोश के अंदर बंद होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने बताया था कि टेस्टिस यानी वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो वृषण पालिका के अंदर, वृषण पालिकाएं कितनी थी, 200 से लेकर 250 वृषण पालिकाएं थी एक टेस्टिस के अंदर। और उन्हीं प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं थी। ठीक है, और उन्हीं नलिकाओं में क्या था, शुक्रजन कोशिका यानी शुक्राणुजन कोशिका और एक सर्टोली कोशिका था। ठीक है, अब वही बच्चे क्या क्या था देख लीजिए एक बार। पहले हो गया वृषण, एक वृषण ले लेते हैं। ठीक है, वृषण के अंदर जो है ऐसे 200 से लेकर 250 क्या थी, वृषण पालिका या वृषण पालिकाएं कह लीजिए। 200 से लेकर 250 वृषण पालिकाएं होती हैं एक वृषण के अंदर। ठीक है, अब बच्चे प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 क्या होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ये आप लोग कल जान गए थे। ठीक है, 1 से लेकर 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ये बच्चे होती ना अतिकुंडलित, ऐसे इसके अंदर ऐसे इसी टाइप से ऐसे ऐसे जलेबी की तरह। ठीक है, यही इसी को बोलते हैं ना शुक्र जनन नलिकाएं। अब इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं और होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिकाएं। कौन कौन सी, एक होता है शुक्राणु जन कोशिका और एक क्या होता है दूसरा, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक है बच्चे, इतना आप लोग को कल क्लियर हो गया था। ठीक है, देखिए इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से जो है हमारा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया चालू होता है। अब देखो बच्चे, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो शुक्राणु जनन होता है, शुरुआत ये कहाँ से होता है, किस कोशिका से होता होगा। तो देखिए ये बच्चे, जो शुक्राणु जन कोशिका है, ये शुक्राणु जन कोशिका, यही शुक्राणु जन कोशिका से ही ये मान लीजिए हो गया शुक्राणु जन कोशिका। ठीक है, ये होता है द्विगुणित 2n। यही सब कुछ है, इसी कोशिका से जो है, इसी में कोशिका विभाजन होगा और इसी से शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 में ये जो है कई बार पूछा गया है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका परिभाषा बहुत ही सरल और आसान है। अब देखो जी, यहीं से आपको बता देना है। क्या बताओगे, वह प्रक्रिया या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यही शुक्राणु जन कोशिका में शुक्राणु
जन कोशिका में विभाजन के पश्चात, शुक्राणुजन कोशिका में विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया, विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चे यही परिभाषा है, बहुत ही आसान। कौन सी कोशिका से शुक्राणु बन रहे हैं? तो शुक्राणुजन कोशिका। अब इसी में समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे विभाजन केवल। ठीक है, विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगर आप लोग इसका परिभाषा ऐसे लिख देंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसका स्टेप लिख देंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। देखो बच्चे, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में क्या होगा? गुणन प्रक्रिया होगा। गुणन यानी कि संख्या में वृद्धि होगा। दूसरे में क्या होगा? ये वृद्धि प्रक्रिया होता है। वृद्धि यानी कि ये अपने आकार में वृद्धि करेगा। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था इसको बोलते हैं। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, ऐसे। तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो यही 3 प्रावस्थाओं में शुक्राणु बनकर के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब चलो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से कि कैसे ये बनता है। अब देख लीजिए, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सी कोशिका विभाजित होकर के शुक्राणु में बदलेगा। तो सर्टोली कोशिका तो बदलेगा नहीं। ये नीचे जो है सर्टोली कोशिका है, इसका तो काम होता है पोषण देना। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो शुक्राणुजन कोशिका है, इसी में विभाजन होगा। शुक्राणुजन कोशिका में ही विभाजन होगा। ठीक है, ये मान लीजिए हो गया ये 2n, ये हो गया शुक्राणुजन कोशिका, ये हो गया शुक्राणुजन कोशिका। ठीक है, अब बच्चे इसी शुक्राणुजन कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा। सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, यहां पे होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, और ये अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। 1 से 2 हुए और 2 से 4 हो जाएंगे। सब में 2n, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ है। ठीक है बच्चे, और इतना मतलब यहां से लेकर के इतने जो फेज है, अवस्था है, इसको बोलते हैं ना गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था बोलेंगे इसको। ठीक है, डुप्लीकेशन फेज बोल देंगे इसको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मतलब इतनी जो है प्रक्रिया में केवल इनकी संख्या में वृद्धि होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। ठीक, अब यहाँ से चालू होता है बच्चे वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा? ये जो गुणन प्रावस्था हुआ था, ये इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं जो है पोषण ग्रहण करके प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं, साइज में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो है कोई कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर ली, साइज में बड़ा हो गया। ठीक है, ये कोशिका, अब ये जो कोशिका साइज में बड़ा होकर के सामने आया, इसका नाम होता है प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। इसका नाम होता है प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। इतना हो गया। ठीक है, अब बच्चे इसी प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में
अब शुरुआत होगा यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेल डिवीजन। अब यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये देखिए यहाँ हो गया अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, ठीक है। ये हो गया अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, फर्स्ट विभाजन। हमने देखो यहाँ पे 2n था, सब में 2n है, लेकिन हमने यहाँ लिखा n। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है ना किसी कोशिका में, तो वहाँ पे गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो आधे हो जाते हैं, ठीक है। मात्र कोशिका के आधे रह जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। अब यहाँ से 1 से 2 हुए और 2 से हो जाएंगे 4। गुणसूत्र समान रहेंगे सब में, ठीक है। सब में n होगा। अब देखो बच्चे यहां पे हो गया अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के पश्चात जो ये 2 कोशिकाएं बनी, ये दोनों, इनको बोल देंगे, क्या बोलेंगे? द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका या शुक्रजन कोशिका, ठीक है। अब इस द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में एक बार फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा। देख लीजिए यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस, यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन दूसरी बार, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गए 4, ठीक है। अब बच्चे ये जो 4 कोशिकाएं बने, 1 2 3 4, इनको नाम दे देते हैं प्राथमिक या शुक्राणु परशु कोशिका। इसको नाम दे देंगे शुक्राणु परशु कोशिका, शुक्राणु परशु कोशिका, या स्पर्मेटिड्स बोल देंगे इसको, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले शुक्राणुजन कोशिका हुआ, ठीक है। शुक्राणुजन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। समसूत्री विभाजन के पश्चात जो है ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, इसको बोल देते हैं ना गुणन परावस्था, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4 हो गए, संख्या में वृद्धि हो गया। अब इन्हीं में से अब ये जो है पोषण प्रदान करके अपनी आकार में वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं ना वृद्धि परावस्था, इसको बोलेंगे वृद्धि परावस्था, ठीक है, या ग्रोथ फेज बोल देते हैं इसको। अब वृद्धि परावस्था के बाद जो कोशिका है इसमें होता है, मतलब इसको नाम देते हैं प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, और इस प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में होता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन या मियोसिस फर्स्ट होता है। अब देखो इसमें जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा, इनमें गुणसूत्र आधे हो गए, 2 कोशिकाएं फिर से बन गई, नई कोशिकाएं। इन दोनों को नाम दिया जाता है द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका या द्वितीय शुक्राणु कोशिका, ठीक है। अब इस द्वितीय शुक्राणुजन कोशिका में फिर से मियोसिस सेकंड होगा, यानी अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो यहाँ से नई 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, ये देख लीजिए, जिनको बोल देंगे शुक्राणु परशु कोशिका, ठीक है। अब बच्चे यही शुक्राणु परशु कोशिका ही आगे चल करके शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी, ठीक है। इनमें होगा कायांतरण, इनमें हो जाता है कायांतरण, इनमें होता है कायांतरण, एक मिनट, कायांतरण। अब देखो बच्चे हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ये जो शुक्राणु परशु कोशिका है, यही शुक्राणु परशु कोशिका में होता है रूपांतरण या कायांतरण होता है, ठीक है। अभी तो ये आकार में
गोल हैं। देख लीजिए 4 कोशिकाएं जो नई बनी मेयोसिस सेकंड के पश्चात, ये मतलब आकार में गोल हैं। ठीक है, तो इनमें होता है ना कायांतरण या रूपांतरण। ये तीसरा अवस्था होता है, रूपांतरण बोल देंगे या कायांतरण। अब ये जो बदल जाएगा शुक्राणु के आकार में कुछ इस तरीके से। ऐसे। अब बच्चे इन्हीं को बोलेंगे शुक्राणु, इन्हीं को बोलेंगे शुक्राणु। ठीक है, अब देखो जाके अब शुक्राणु का निर्माण हुआ, शुक्राणु बन गए। तो बच्चे उम्मीद करते हैं ये जो है प्रक्रिया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो आप बताओगे कि शुक्राणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को जो है शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, या विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। ये जो है पूरा जो प्रावस्था है ये 3 कंप्लीट फेज में पूरा होता है। ठीक है, 3 प्रावस्थाएं होती हैं ये पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल बच्चे यही था शुक्राणु जनन। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चे हम लोग अगले मतलब वीडियो में चर्चा करेंगे किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, अगर बच्चे आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जितने वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाया करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखिए आप लोग के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये नहीं बल्कि जितना पढ़ाया जाए सब, क्योंकि आप लोग को ना बोर्ड एग्जाम देना है और पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया जाए, चाहे यहाँ हम पढ़ाएं अपने यूट्यूब चैनल पर, चाहे आप लोग अपने स्कूल पे पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा। ठीक है, सब कुछ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ताकि जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, तो छूटे ना। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।